एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम टू इन दिस वीडियो। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकिनेटिक्स के सेकंड पार्ट की। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी इंट्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिक्स। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको वीडियो को जाके देखो, तभी आपको ये थोड़ा सा आज समझ आने वाला है, ठीक है। क्योंकि हमने वहाँ पे डिटेल में बात की है कि बायोफार्मास्यूटिक्स क्या होती है, इसका मतलब, इसका रिलेशन क्या है इससे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे से प्रीवियस वीडियो में बात कर ली थी। तो इंट्रोडक्शन जो लेक्चर होगा वो आपको पूरी प्लेलिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड कराई हुई है, तो पूरी प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग देखना उसको, ठीक है, वन बाय वन। तो ये सेकंड पार्ट होने वाला है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो आपका यूनिट फर्स्ट है उसमें आपको सिलेबस में क्या क्या चीजें मेंशन है, ठीक है। तो पहले देखो, हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन देख लिया है। एब्जॉर्प्शन आता हम देखने, एब्जॉर्प्शन में भी हम यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू जीआईटी देखने वाले हैं, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये 2-3 वीडियो में ही खत्म हो जाएगा। ऐसे अगर हो सकता है तो मैं करा दूंगी, क्योंकि बहुत लंबी लंबी वीडियो बनने वाली है, ठीक है। एक बार आप अपनी हमें सजेशन भी दे सकते हो कमेंट बॉक्स में कि आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए, शॉर्ट वीडियो चाहिए, ठीक है। और देखो, यहाँ पे आपको एब्जॉर्प्शन में मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू जीआईटी पढ़ना है पहले। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू जीआईटी, ये भी अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ठीक है। इसके ऊपर भी अलग ही वीडियो बनने वाली है। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम द नोन पर ओरल एक्स्ट्रा वेस्कुलर रूट, यानी आपका ऐसे रूट्स, यानी ओरल को छोड़ के, ओरली आप जो लेते हो ड्रग्स, उसको छोड़ के जो और कौन कौन से रूट्स है जो आप ड्रग के लिए, ड्रग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हो, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे आसान टॉपिक है ये वाला, ठीक है। उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन में सिंपल आपको दिया हुआ है कि आपको जो कैसे आपकी जो प्रोटीन जो होती है ना, प्रोटीन के साथ आपका ड्रग बाइंड करता है, ठीक है। अगर वो प्रोटीन और ड्रग आपस में जुड़े रहेंगे तो वो अपना एक्शन शो नहीं कर पाएंगे। इसमें हम ये सब देखने वाले हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, टिश्यू परमेबिलिटी हम देखेंगे यहाँ पे ड्रग्स की, ठीक है। और भी हम एपरेंट वॉल्यूम देखेंगे, ठीक है। एपरेंट यहाँ पे अगर भी ये चीज़ हटा देना, ठीक है, आपको सिलेबस में देखना कभी ये चीज़ हटा देना। एपरेंट वॉल्यूम जो है ऑफ ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपली ऐसे। नेक्स्ट है प्लाज्मा एंड टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग, यहाँ पे दिया है। फैक्टर अफेक्टिंग दिया है प्रोटीन बाइंडिंग की। तो ये सब हमें यहाँ पे आने वाली वीडियोस में देखने वाले हैं, धीरे धीरे होगा सब कुछ। अब देखो, यहाँ पे मेन चीज़ है कि आपकी नोट्स की, नोट्स जो मैंने आपको टेलीग्राम पे ऑलरेडी प्रोवाइड कराए हुए हैं, ठीक है। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो सीधा आपके पास ये नोट्स की पीडीएफ आएगी, ठीक है। तो आप पीडीएफ फॉर्म में इसको डाउनलोड कर सकते हो नोट्स को, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू द जीआईटी, ठीक है। तो पहला आज हमारा ये टॉपिक रहेगा पूरा। अब देखो, इसके बारे में हमने ऑलरेडी इससे प्रीवियस वीडियो में पता कर लिया था, ठीक है। बायोफार्मास्यूटिक्स होता क्या है, इसकी पूरी डेफिनेशन हमने डिटेल में बात की थी, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हम देखने वाले हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन सिंपल वर्ड है, आपने नंबर ऑफ टाइम्स इससे पहले भी सुना होगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी जहाँ जिस रूट से आपने ली है उस रूट से लेकर आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचने को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। मान लो आपने कोई टैबलेट खाई है ओरल से, अब ओरली आपने ली है वो, तो आपको क्या हो गया, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या हुआ, ओरली, ठीक है। अब ओरली आपने लिया है, अब वो इंटेस्टाइन में जाएगी, इंटेस्टाइन में जाके वो एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब होने के बाद आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी, ये प्रोसेस होता है। तो इसको हम बोलते हैं रूट साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टमिक सर्कुलेशन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे पूरे में बात करूँ, द प्रोसेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ ड्रग, यहाँ पे ड्रग की मूवमेंट भी बात करें, ये पूरा आपको लिख के आना है, ठीक है। एग्जाम में अगर 1-2 नंबर में पूछ लिया जाए तो यहाँ पे लिखना है द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब देखो, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन, इसको थोड़ा डिटेल में समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको थोड़ा दिखाती हूँ। अब देखो, यहाँ पे सिंपल क्या हुआ, यहाँ पे अब आपने जो भी ड्रग ली थी, चाहे वो इंजेक्शन की फॉर्म में या ओरल फॉर्म में, वो आपकी ब्लड के अंदर आएगी, ठीक है। अब मेन चीज, आपके ब्लड के अंदर वो ड्रग आ तो गई। अब ब्लड के अंदर होते हैं प्रोटीन, ठीक है। काफी सारे प्रोटीन होते हैं, एल्बुमिन प्रोटीन होता है, काफी सारे मतलब आपको पता है प्रोटीन होते हैं ब्लड के अंदर। अब उस प्रोटीन से आपके ड्रग बाइंड करेगी, ठीक है, यही होता है ना। अब प्रोटीन ने जब इस ड्रग के साथ बाइंड किया, तो देखो, जब प्रोटीन और ड्रग आपस में बाइंड होता है ना, देखो यहाँ पे प्रोटीन और ड्रग, ये पी जो है ये आपका प्रोटीन के लिए है और डी आपका ड्रग के लिए है। जब तक ये आपस में बाइंड रहेंगे तब तक ये कोई भी एक्शन शो नहीं करेंगे, ठीक है। और इसको ये क्या करती है, ये यहाँ से बाहर भी आ जाती है, लेकिन अपना एक्शन शो नहीं कर पाएंगे जब तक ये प्रोटीन से जुड़ा हुआ है। जब ये प्रोटीन को छोड़ देगा ड्रग को, तभी अपना एक्शन रिसेप्टर पर जाके शो कर सकती है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, अब आपकी पूरी बॉडी में जो यानी ब्लड के अंदर से सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जो आपकी ड्रग है वो घूम रही है, ठीक है। अब कुछ होता है, ऐसा नहीं कि पूरी ड्रग जो है आपकी प्रोटीन के साथ चिपक के घूमती है, और कहीं ऐसे, यानी आप बोल सकते हो कुछ कम अमाउंट जो होता है, ठीक है, वो आपकी प्रोटीन से जुड़ा होता है, और कुछ अमाउंट जो होता है ड्रग का वो अकेला घूमता है, फ्री फॉर्म में घूमता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन क्या है, एक प्रोटीन फॉर्म के साथ घूम रही है, और दूसरा जो प्रोटीन और जो आपका ड्रग है वो आपका
आपके अकेला अकेला घूम रहा है, फ्री फॉर्म में घूम रहे हैं वो, ठीक है। तो दो कंडीशन हो गई यहाँ पे। तो पहली कंडीशन में या कोई एक्शन नहीं शो करेंगे जब तक वो प्रोटीन से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब प्रोटीन और ड्रग आपस में मतलब खुल जाते हैं यानी फ्री फॉर्म में हो जाते हैं, तो अपना ड्रग जो है अपना एक्शन शो करती है, ठीक है। ये सिंपल प्रोसेस है। अब यहाँ पे जो ये ड्रग है, ये ड्रग आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में घूम रही है आराम से, तो उसको कोई वो नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है कि मान लो आपकी कोई लीवर में कोई प्रॉब्लम है, किसी पर्सन की जो लीवर में कोई प्रॉब्लम है, अब उसको देनी है कोई मेडिसिन, ठीक है। उसको लीवर के लिए कोई मेडिसिन दी है। अब ये ड्रग को कहाँ जाना है, लीवर के अंदर जाना है। सपोज करो ये लीवर की टिश्यू है, ठीक है, लीवर की टिश्यू है, लीवर है आपका, ठीक है। लीवर में कुछ टिश्यू दिखा दी मैंने आपको। तो यहाँ पे जो ये ड्रग जाती है, ठीक है, क्योंकि इसके यहाँ पे रिसेप्टर है, ये ड्रग क्यों जाएगी इसके पास, लीवर में ही क्यों जा रही है ड्रग, क्योंकि यहाँ पे रिसेप्टर है इसके, ठीक है। अब मान लो किडनी में किसी को प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियस बात है वहाँ पे उसके रिसेप्टर होंगे, तभी तो वहां जा रही है ना वो। तो जहाँ पे भी प्रॉब्लम है वहां पे ये ड्रग जाएगी, यानी इसके पास इसके रिसेप्टर थे तो ये रिसेप्टर पे जाके यहाँ पे लग जाएगी, ठीक है। मान लो इसने रिसेप्टर पे गया और फिर इसने जो भी सेल में जो भी चेंजेस आने थे, ठीक है, वो सब आया और आपकी जो लीवर था उसने फंक्शन अच्छे से करना शुरू कर दिया, ठीक है। जो भी इसने एंजाइम को इनिबिट करना था या एंटागोनिस्ट को या एगोनिस्ट, कोई भी एक्शन अगर शो करना है उसने, तो यहाँ पे एक्शन आपने शो कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक वर्ड आता है कंपार्टमेंट। एक कंपार्टमेंट को हमेशा याद रखना। कंपार्टमेंट क्या होते हैं, जैसे आपका एक कंपार्टमेंट हो गया ब्रेन, लीवर, हार्ट, अलग अलग जो आपके होते हैं। जैसे आपकी जो ब्लड से जब भी ड्रग जाती है, या तो आपकी लीवर में जा सकती है, जहाँ पे भी उसको जाना है, ठीक है, जहाँ पे भी उसके रिसेप्टर होंगे वहाँ पे जाकर अपना एक्शन शो करती है। तो ये देखो मेन चीज़ क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। आपके ब्लड के अंदर जो ड्रग घूम रही है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब टारगेट साइट पे जाना है उसको, ये आपके टारगेट साइट कुछ भी हो सकता है इसमें से, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं टारगेट साइट, ये आपका टारगेट साइट है यहाँ पे। उसके बाद आपका होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, देखो मेटाबॉलिज्म दो तरह से हो सकते हैं। या तो आपने एब्जॉर्प्शन होने से पहले उसका मेटाबॉलिज्म हो गया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म। प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म यानी आपके वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आने से पहले, इस सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आने से पहले ही वो आपकी बॉडी से मेटाबोलाइज हो गई, ठीक है। अगर मेटाबोलाइज हो जाती है तो आपकी बॉडी में किसी काम की नहीं रहती वो, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, यानी इस ब्लड में पूरा काम करने के बाद, ठीक है, काम किया और उसके बाद ये ड्रग आपकी बॉडी में बैठे सोना रहेगी। उसके बाद उसका क्या होगा, लीवर में जाके मेटाबोलाइज होगा। मेटाबोलाइज होने के बाद वो आपकी किडनी के थ्रू या आपके फेसेस के थ्रू, जो भी उसका एलिमिनेशन का जो भी पार्ट सिस्टम रहेगा, वहां से वो आपकी बॉडी से रिमूव हो जाएगी। इसका एलिमिनेशन सिंपल प्रोसेस है। तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, आपको यहाँ पे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन यहाँ पे सिंपल समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब देखो, अगर आप इन डेफिनेशंस को पढ़ोगे ना, कि डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन, एलिमिनेशन की, मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन आप पढ़ोगे तो इजी समझ आ जाएगी। तो एब्जॉर्प्शन की आपको समझ आ गई। अब देखो, मूवमेंट ऑफ ड्रग बिटवीन द कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट मैंने आपको बता दिया क्या होता है, आपका ब्रेन, किडनी, आपकी कोई भी कंपार्टमेंट आप लगा लो, ठीक है। अब देखो, आपका जो ब्लड है ना, वो ब्लड आपका जो ब्लड है, कई बार क्या होता है, आपके जो आपका लीवर से ब्लड आया था वो आपकी किडनी में भी जा सकता है, किडनी से आपका ब्रेन में भी जा सकता है। वो आपकी यानी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करते रहता है, ठीक है। कहीं दूसरे ऑर्गन में चला गया, कहीं दूसरे ऑर्गन में चला गया, तो यानी वो आपकी किडनी से लीवर में भी जा सकता है, लीवर से किडनी में जा सकता है, वो ऐसे घूमता रहता है ब्लड, ठीक है। तो यानी एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में वो ब्लड जा सकता है, ठीक है। कंपार्टमेंट यानी यहाँ पे ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट किया है जनरली, जो यहाँ पे वो उसका साइट ऑफ एक्शन आप बोल सकते हो, टारगेट ऑफ एक्शन यहाँ पे जनरली इशू किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है अदर, द जनरली ब्लड एंड एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यूज इज रेफर्ड टू द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ टेंड टू रिमूव द ड्रग फ्रॉम द बॉडी एंड टर्मिनेट इट्स एक्शन, इट्स कॉल्ड एलिमिनेशन। यानी आपकी बॉडी से ड्रग को रिमूव करने की प्रोसेस हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन, जिसको हम एक्सक्रीशन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, बायो ट्रांसफॉर्मेशन और मेटाबॉलिज्म आप बोल सकते हो एक ही चीज है, ठीक है। यानी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका बायोलॉजिकली, ठीक है। आपकी बायो मतलब लिविंग बींग्स में आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। देखो, लीवर क्या करता है, मेटाबॉलिज्म का काम करता है। ऐसा नहीं कि लीवर ही मेटाबॉलिज्म का काम करता है, आपका किडनी भी रिस्पॉन्सिबल है थोड़ी थोड़ी, यानी कुछ पार्ट इस यहाँ पे आप बोल सकते हो मेटाबॉलिज्म कर सकता है। आपने पढ़ा भी होगा फार्माकोलॉजी में, मेडिसिन केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आपने। अगर आप मेटाबॉलिज्म की देखोगे डेफिनेशन, तो देखो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, सिंपल, या तो एक्टिव से इनएक्टिव होगी ड्रग आपकी, या एक्टिव से इनएक्टिव होगी। ये लेस, अगर ज़्यादा टॉक्सिक है तो लेस टॉक्सिक हो जाएगी वो। तो यानी आपका जो मेटाबॉलिज्म का यही 3-4 फंक्शन रहते हैं, ठीक है, बेसिकली। तो मेटाबॉलिज्म हो गया। अब हम बात करते हैं जो आपका मेन है, जीआईटी, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। हम यहाँ पे देखेंगे सिंपल जीआईटी, अगर आपने ओरल रूट से लिया है तो ऑब्वियस बात है वो जीआईटी के अंदर जाएगी। तो जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग यहाँ पे देखने वाले हैं।
तो यहाँ पे अगर आप गैस्ट्रोइंटेस्टाइन से ले रहे हो तो ऑब्वियस बात है वो ओरल रूट से होके जाएगी। तो यहाँ पे द ओरल रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज द मोस्ट कॉमन फॉर systemically acting drugs, and therefore more emphasis will be given the gastrointestinal absorption of the drug. देखो आपने जनरली देखा होगा ज़्यादातर डॉक्टर क्या करते हैं, या तो ओरल रूट से ड्रग देती है आपको, ठीक है, ये इतने टैबलेट्स खाने हैं आपको, इतने कैप्सूल खाना है, इतना इतनी ड्रॉप्स आपको लेनी है, इतनी सिरप लेनी है, ठीक है, सिरप सस्पेंशन इमल्शन ये सब क्या होते हैं ज़्यादातर आप ओरल रूट से लेते हो। मेनली जो होते हैं ज़्यादातर लोग आप ओरल रूट से लेके देखोगे, ठीक है। तो बेसिक क्या आता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्यों इतना एम्फेसिस किया हुआ है इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जो वेरी कॉमन है ये सिस्टम, ठीक है, वेरी कॉमन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। तो यहाँ पे ज़्यादातर हम इसके ऊपर ही बात करेंगे जो और रूट से हम लेने वाले दवाइयों, ठीक है। तो यही इसमें ये चीज़ समझाने की कोशिश की है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा, अगर आपको पता है सेल मेम्ब्रेन की कैसी होती है हमारी, देखो सेल मेम्ब्रेन सबको पता है, एक सेल के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है वो आपको पता है बायलेयर ऑफ लिपिड भी आप उसको बोल देते हो, ठीक है। तो यानी दो लेयर बनी होती है, बायलेयर बनी होती है, यानी दो लेयर है यहाँ पे लिपिड्स की, तो उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। अगर आपको पता है सेल मेम्ब्रेन का पूरा डिटेल में पता है, ठीक है, कैसे सेल मेम्ब्रेन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, ठीक है, अगर आपको पता है तो ऑब्वियस बता मैं आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं आपको जिसको नहीं पता है मैं वहाँ पे बताने वाली हूँ। देखो यहाँ पे सिंपल क्या होता है सेल मेम्ब्रेन, मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक के वाइज बताती हूँ। देखो ये आपकी है सिंपल सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। आपको सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अगर आ जाता है, वैसे तो यहाँ पे इतना नहीं आएगा क्योंकि आपको ये थोड़ा बेसिक है। तो सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, ये आपकी एक तरह से पूरा सेल था, तो सेल पे छोटा सा यहाँ पे दिखाया आपको कि कैसे उसकी मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पे आपको पहले ही देखो बीच में आपका, मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक तरह से पोलर हेड होता है। पोलर हेड यानी आपका जो वाटर सोल्यूबल आप बोल सकते हो, आप वाटर लविंग, ठीक है, हाइड्रोफिलिक हम इसको बोल सकते हैं, हाइड्रोफिलिक। उसके बाद होता है नॉन पोलर टेल, यानी आपका हाइड्रोफोबिक, यानी जो आपका वाटर से डरता है, ये आपका लिपिड का होता है आप बोल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे इन दो देखो, अगर आपका नॉन पोलर टेल है और पोलर वेव दोनों चीजें हैं आपकी, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्फोफिलिक फोस्फोलिपिड्स, ठीक है, क्या बोलेंगे, एम्फोफिलिक फोस्फोलिपिड्स। उसके बाद यहाँ पे बीच में होता है लिपिड्स, देखो यहाँ पे देखो ना ये लिपिड्स होता है बीच में, ऐसे ही एग्जैक्ट यहाँ पे है पोलर हेड होता है, और यहाँ पे देखो हेड पोलर होता है और टेल, एक होता है हेड एक टेल होती है, दो चीज याद रखना। टेल क्या होती है नॉन पोलर, और हेड क्या होता है पोलर, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद एम्फोफिलिक फोस्फेट आपको दिखाया है। उसके बाद यहाँ पे एक साइड में कवरिंग होती है, इसको हम बोलते हैं प्रोटीन, ठीक है, ये सारा यहाँ पे देखो प्रोटीन की कवरिंग होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्वापोर्स होता है, एक्वापोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक्वापोर्स से जनरली वो चीज़ें पास हो पाती है जो जनरली वाटर सोल्यूबल होती है, जैसे आपको शुगर यूरिया और वाटर तो यहाँ से जा ही सकता है, तो हम इसको एक्वापोर बोलते हैं। तो एक्वापोर का जो साइज है वो आपको लर्न रखना है, ठीक है, 4 to 10 एंगस्टर, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे इसका अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 25 एंगस्टर आपको दिया है, तो ये चीज आपको लर्न रखनी है कि कितना एंगस्टर यहाँ पे है। तो पोर देखो एक्वापोर आपको देखना है क्योंकि एक्वापोर आप आगे पढ़ोगे भी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे बाकी आपको पता है कि अगर हम इन दोनों को मिला के देखो, सिंपल ये चीज को मिला के हम कह रहे हैं बायोलिपिड, बायोलेयर ऑफ लिपिड है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस पूरे को मिला के हम क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन है। एक चीज ध्यान रखना, मैं दोबारा से बताती हूँ, यहाँ पे आपको पोलर हेड है और नॉन पोलर हेड है, ठीक है, और नीचे भी आपका नॉन पोलर पोलर हेड है, ठीक है। इस प्रोटीन को छोड़ दो, इस प्रोटीन को छोड़ के बाकी जो भी ये जो बचता है, इतना इतना जो हिस्सा बचता है, इसको हम बोलते हैं बाय लेयर ऑफ लिपिड्स। और अगर आप प्रोटीन भी इंक्लूड कर रहे हो उसके साथ तो हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये डिफरेंस भी आपको लर्न रखना है। बाकी आपको यहाँ पे इसका जो पोर का साइज है ये आपको लर्न रखना है, ठीक है। देखो वैसे तो आपको अगर आपको ये पढ़ना है, अगर आपको ये पढ़ना है सेल मेम्ब्रेन वगैरह, ठीक है, इसकी अगर आपको देखो इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप इसको पढ़ोगे जो मैंने आपको डायग्राम में अभी दिखाया था ना वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप स्टेप्स में देखोगे तो यहाँ पे देखो मैंने बताया ना एम्फोफिलिक फोस्फोलिपिड्स होते हैं क्योंकि बायो डबल लेयर है, ठीक है, इसमें बताया। उसके बाद नॉन पोलर टेल होती है उसकी, ठीक है, यानी हाइड्रोफोबिक टेल होती है उसकी, ठीक है, और एक तरह से हाइड्रोफोबिक होते हैं, और आप इसको लिपोफिलिक भी बोल सकते हो, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पोलर हेड के बारे में मैंने आपको बताया, ये भी आप पढ़ सकते हो। प्रोटीन मैंने आपको बताया कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बाउंड्री की तरह एक तरह से बनाती है, ठीक है, जो बाउंड्री की तरह से को बनाती है। उसके बाद मैंने एक्वापोर्स के बारे में आपको बताया, ठीक है, ये तो आप पढ़ लोगे सिंपल। अब यहाँ पे बात करते हैं, अब देखो आपको अगर मैं सिंपल, अगर आप ड्रग के अलावा ना जाओ, अगर आपने सिंपल डाइजेशन वाला सिस्टम देखा है, डाइजेशन सिस्टम पढ़ा है आपने, तो अगर वहाँ पे एब्जॉर्प्शन वाले पार्ट पे अगर आप आओगे तो एब्जॉर्प्शन देखो, अगर आप सिंपल खाना भी खाते हो ना तो वहाँ पे जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ से आपका काफ़ी सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं। जैसे आपको ग्लूकोज हो गया, कितना नेसेसरी है ये, अमीनो एसिड हो गया प्रोटीन के लिए,
प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए अमीनो एसिड चाहिए होते हैं, तो वो भी आपके कहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जेटी लाइनिंग constituting the absorption barrier allowing the most nutrition and like आपका ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, विटामिन हो गया, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लिपिड्स वगैरह जो भी, ये सब कहाँ से एब्जॉर्ब होती हैं, ये सिंपल आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, और तो पास रैपिडली थ्रू इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन बट प्रिवेंट एंटी ऑफ सर्टेन टॉक्सिक। देखो ऑब्वियस सी बात है, आपके स्टमक में कोई ऐसे मान लो आपने टॉक्सिक चीज़ खा ली है, तो आपकी जो बॉडी है वो आपको उसको अपोज करने की या रेजिस्ट करने की कोशिश करती है कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन ना जाए। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे सर्टेन टॉक्सिन जो है वो आपको प्रिवेंट करती है आपकी बॉडी। ठीक है, ताकि वो एब्जॉर्ब ना पाए। ठीक है, कुछ मेडिकेशंस होती हैं, मेडिकामेंट होती हैं जो आप अच्छे से नहीं एब्जॉर्ब कर पाती है आपकी बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपका एक्सेप्शन हो गया। नेक्स्ट है, देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, देखो अगर आप कोई भी मेडिसिन ओरल रूट से ले रहे हो, ठीक है, ओरल रूट से आपकी ईसोफेगस में गई, स्टमक में जाने के बाद आपकी इंटेस्टाइन में जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपका लीवर आता है। आपको पता है इंटेस्टाइन से जो भी आपको पता है, जो भी आपका बॉडी एब्जॉर्ब करती है, वो डायरेक्ट आपकी ब्लड में नहीं भेजती उसको। आपको पता है पोर्टल सिस्टम के बारे में, पोर्टल सिस्टम के थ्रू यहाँ पे आपको पहले वो जो भी आपका खाना पीना होगा, जो भी आपने न्यूट्रिशन लिया है, ठीक है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ठीक है, प्रोटीन, लिपिड वगैरह, ये सब आपका पहले कहाँ जाएगा, लीवर के अंदर जाता है। ठीक है, यानी लीवर ऐसा एक तरह से आप बोल सकते हो एकदम से वो सब कुछ आपके ब्लड में नहीं बहा देगा। जो भी यहाँ पे देखो मेनली क्या होता है, सारा जो भी देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन वगैरह जो भी आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सीधा ब्लड को आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे पोर्टल सिस्टम होता है, पोर्टल सिस्टम के थ्रू यहाँ पे आपको जो भी न्यूट्रिशन होता है सारा लीवर के अंदर चला जाता है। ठीक है, अब लीवर क्या करता है, कलेक्ट करता है कुछ तो। ठीक है, जो भी अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी के लिए कुछ फालतू चीज़ें आई है तो उसको स्टोर कर लेगा, जब आपको जरूरत होगी तो आपको वापस दे देगा वो। ठीक है, तो लीवर क्या करता है, लीवर यहाँ पे कुछ चीज़ें स्टोर भी करता है। ठीक है, चेक करता है कि कोई टॉक्सिक चीज़ तो नहीं आ गई। लीवर के बहुत फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब लीवर के पास जब जाता है आपका कोई फूड या जो भी आपका न्यूट्रिशन है सब जाएगा, तो यहाँ पे जाने के बाद, ठीक है, उसके बाद लीवर से आपकी ब्लड में जो भी जाती है, ठीक है, वेन वगैरह, तो ये वो आपको ब्लड के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है। तो पोर्टल सिस्टम आपको पता होना चाहिए। अब ये लीवर जो है आपका यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कराता है। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, अगर कोई भी ड्रग आप ओरली ले रहे हो तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है, अगर वो लीवर में जरूर जाएगी, लीवर में जाना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि सारा ब्लड पहले लीवर में जाता है, इंटेस्टाइन से सीधा होके लीवर में जाएगा। और यहाँ पे जो ये जो लीवर है क्या कोज करता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हमेशा याद रखना, ये आपका लीवर के केस में आएगा। और लीवर में कब जाएगी ड्रग, जब तक आप ओल्ड रूट से नहीं लोगे उसको। ठीक है, और मेन दूसरा चीज आता है बाईपास। ठीक है, जैसे आप देखते हो ना बाईपास, देखो आप इसको ऐसा लगाओ जैसे एक सड़क पे है काफी ज्यादा ट्रैफिक। ठीक है, जैसे मान लो आप किसी भी एक गांव वाले एरिया से आए हो, ठीक है, और वहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। ठीक है, और यहाँ पे आप खड़े हो आधे घंटे से, आप जा ही नहीं पा रहे हो, जा ही नहीं पा रहे आगे। लेकिन अगर आप दूसरे टाइम पे, जब दूसरे टाइम पे आप जहाँ पे आओगे इस जगह पे, तो आप यहाँ पे सोच के आओगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। ठीक है, और यहाँ पे हम ज़्यादा ट्रैफिक होती है, तो यहाँ पे मुश्किल आप अवॉइड करोगे आना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर भीड़ है तो आगे आपकी ट्रक नहीं जा पाएगी, तो ऑब्वियसली बात आप क्या करोगे, आप बाईपास से जाना को प्रेफर करोगे। ठीक है, आप अपने ड्रग को बाईपास से भेजना शुरू करोगे। ठीक है, बाईपास क्या आपका इंजेक्शन फॉर्म में आप ड्रग देते हो ना, सीधा आप वेन्स में लगा देते हो, सीधा मसल्स में और सबक्यूटेनियस दे देते हो, तो आपका बाईपास एक तरह से प्रोसीजर है। बाईपास में आपको जैसे होता है ना, बाईपास देखते हो, ठीक है, बाईपास से कार लेके जाते हो, ठीक है, कुछ भी ड्राइविंग करते हो, तो बाईपास से सीधा क्या होता है, आपको कोई ट्रैफिक वगैरह का इतना वो नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आपकी जो ड्रग है वो सीधा ही आपकी ब्लड में चली जाती है, तो इसमें कोई भी इतना फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को यहाँ पे अवॉइड कर देता है। ठीक है, इंजेक्शन में कभी भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं आएगा, इंजेक्शन में हमेशा बाईपास आता है, क्योंकि आप बाईपास सीधा आप वेन्स में डाल रहे हो। तो ये जो आप कंसेप्ट आपको हमेशा हमेशा के लिए लर्न रखना है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, शायद वो मैकेनिज्म वाला भी थोड़ा सा बड़ा है, तो उसको थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो यहाँ पे जो मेन जो आपका मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, तो यहाँ पे मैकेनिज्म कौन कौन से हैं, यहाँ पे आप सारे ट्रांसपोर्ट पढ़ने वाले हो, कितने तरह के, देखो ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, 4th 5th सेमेस्टर में पढ़ा होगा आपने ये। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन को हम और क्या क्या बोल सकते हैं। हम इसको बोल सकते हैं ड्रग ट्रांसफर मैकेनिज्म, यानी ड्रग को ट्रांसफर करने वाला मैकेनिज्म, उसको हम क्या बोल सकते हैं, मेम्ब्रेन ट्रांसफर मैकेनिज्म। ठीक है, 3 चीजें लर्न रखना, ये तो आपको वो सीधा
ड्रग ट्रांसफर मैकेनिज्म से भी आ सकता है और मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू भी आ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से 3 उसमें भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपको कि जो आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये आपका 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला आपका है ट्रांस सेलुलर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंट्रा सेलुलर। ठीक है, ट्रांस सेलुलर, इंट्रा सेलुलर एक ही चीज है। ठीक है, दूसरा आता है आपका पैरासेलुलर और इंटर सेलुलर ट्रांसपोर्ट, और आखिरी आपका आता है वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट। तीनों बड़े इजी है, कुछ मतलब यहाँ पे डिफिकल्टी नहीं है। अगर आप एक बार देख लोगे ना तो आपको अच्छे समझ आ जाएंगे। पहले हम देखते हैं यहाँ पे, पहले वाले की बात करते हैं, ट्रांस सेलुलर की बात करते हैं। ट्रांस सेलुलर क्या होते हैं, ट्रांस सेलुलर को हम इंटर सेलुलर भी बोल रहे हैं। यहाँ पे सिंपल देखो, यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखोगे ना तो तीनों को यहाँ पे बताया गया है कि आपका ट्रांस सेलुलर क्या होता है, पैरासेलुलर और वेस्कुलर। अब इन तीनों में फर्क क्या है, ट्रांस सेलुलर जो आपका होता है इसमें आपका दो आते हैं, एक होता है आपका एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। ठीक है, तो इसमें आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट दो आते हैं। तो ट्रांस सेलुलर में सिंपल क्या होता है, देखो आपका, मैंने इसको हम इंट्रा सेलुलर भी बोल देते हैं। इंट्रा यानी एक ही उसमें रखो आप। ठीक है, इंट्रा यानी वन में, तो वन सेल में यहाँ पे होगा, तो इंट्रा में यानी एक ही सेल से होकर वो जाएगा। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं इंटर, जैसे आपको बोलते हैं इंटरनेशनल लेवल पे हम कोई भी गेम खेलते हैं, कोई भी मतलब स्पोर्ट्स वगैरह में होते हैं, तो इंटर लेवल पे, इंटर में क्या होता है, यानी कंट्रीज के बीच में होता है, तो 2 या 3 कंट्रीज आपस में यहाँ पे खेलती हैं, तो ऐसे यहाँ पे 2 सेल्स के बीच में होगा, तो यहाँ पे 2। ठीक है, तो ये भी आप इसको हम बोलते हैं इंटर सेलुलर। ठीक है, तो उसको हम पैरासेलुलर भी बोलते हैं, इंटर सेलुलर भी बोलते हैं। तो यानी इस सेल के बीच से निकल के जाएगा, यहाँ पे जंक्शंस होते हैं। ठीक है, इन जंक्शन को क्रॉस करके जाता है, इसको हम बोलते हैं इंटरसेलुलर। दूसरा आपका होता है वेस्कुलर। देखो वेस्कुलर को आप थोड़ा इमेजिन करो, आपने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा होगा, न्यूरॉन्स में आपको पता है आखिर में वेस्कल्स बनती हैं, वेस्कल्स में आपको फिर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, ये तो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, वैसे जैसे न्यूरोट्रांसमीटर में वेस्कल्स बनती है ना, उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर कंटेन होता है, तो वैसे ही आपकी वेस्कुलर होती हैं। वेस्कुलर में क्या होता है आपका, यहाँ पे जो भी आपको कोई ड्रग है, जैसे यहाँ पे आपका ड्रग है, ये ब्लैक कलर का जो आपका दिया ड्रग है, अब इसको जाना है यहाँ पे जाना है। ठीक है, ब्लड के अंदर जाना है, तो यहाँ पे पहले ये ड्रग जब अंदर जाएगी तो एक तरह से वेसल्स बना लेगी, एक तरह से वेस्कुलर यहाँ पे फॉर्म आ जाएगा, तो इसके लिए यहाँ पे वेस्कुलर इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये क्या कर रही है, वेसल्स बना के, वेसल नहीं, एक तरह वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू यहाँ पे जा रही है, तो एंडोसाइटोसिस यहाँ पे होती है। ठीक है, एंडोसाइटोसिस के थ्रू यहाँ पे आपका ब्लड के अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपका आप एग्जाम में बना सकते हो। ठीक है, अच्छा लगता है एग्जाम में बना के, और सिंपल सही है यहाँ पे। ठीक है, ट्रांससेलुलर, पैरासेलुलर, वेस्कुलर, ये आपको नोट्स में मैं आपको इसकी फोटो जो है आप अलग से भेज दूंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम वन बाय वन देखने वाले हैं। पहले हम देखते हैं ट्रांससेलुलर। ट्रांससेलुलर आपका अभी आपको समझ आ गया होगा, तो इट इज डिफाइंड एज अ पैसेज ऑफ द ड्रग अक्रॉस द जीआईटी एपिथेलियल, जीआईटी एपिथेलियल्स के थ्रू यहाँ से जाती है। ठीक है, इट इज द मोस्ट कॉमन पाथवे फॉर ड्रग ट्रांसपोर्ट, बहुत ही कॉमन है ये। ठीक है, बहुत ही यूज होने वाला होता है। नेक्स्ट है ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट जो है, तो इसको हमें अपन टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखो एक्टिव जो है आपका एटीपी इस्तेमाल करता है, एक्टिव से एटीपी। ठीक है, तो यहाँ पे एटीपी लगता है और यहाँ पे कोई भी एटीपी नहीं लगता। ठीक है, और यहाँ पे देखो जो फ्री होता है ना, फ्री तो उसमें ज्यादा चीजें आती है। देखो फ्री वाले में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे एटीपी नहीं लग रहा, तो ऑब्वियस बात है ये पैसिव होगा। ठीक है, तो पैसिव वाले में ज्यादा पीपी वाली चीज आती है, जैसे आपको पैसिव डिफ्यूजन हो गया, पोर ट्रांसपोर्ट हो गया। देखो पोर ट्रांसपोर्ट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था अभी, एक्वा पोर मैंने आपको बताया था ना, वहाँ पे 4 से 10 एंगस्ट्रोर के आसपास उसका जो पोर का साइज होता है। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। पोर ट्रांसपोर्ट तो इजी है। ठीक है, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट भी बड़ा आसान है, फैसिलिटेट और मीडिएटर डिफ्यूजन बड़ा इजी है। ठीक है, तो इसको हम ये अलग से है। नेक्स्ट आपका आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, आपका आता है प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये हम देखने वाले हैं। इसके अंदर आपको फिर जो आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आपको उसको बोलते हैं सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। ठीक है, सिम्पोर्ट में सेम डायरेक्शन में जाता है और एंटीपोर्ट में अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, देखो को का मतलब क्या होता है, सेम डायरेक्शन में जाना, तो यहाँ पे को ट्रांसपोर्ट होगी। ठीक है, और काउंटर यानी एक तरह से अपोजिट जा रहा है, तो यहाँ पे अपोज एंटीपोर्ट होगा। ठीक है, तो उसको हम डिटेल में देखेंगे आगे। वैसे तो आई होप आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा। फिर उसके बाद आपको पैरासेलुलर और इंटर सेलुलर के बारे में थोड़ा यहाँ पे बताया है। देखो जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे जंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो जंक्शंस के बीच में देखो, यहाँ पे आप देखोगे ना, इनके बीच में एक जंक्शन है, ये इसको हम जंक्शन बोलते हैं। तो 2 सेल के बीच में जो है गैप, इसको हम जंक्शन बोलते हैं। जंक्शन के बीच से आपकी ड्रग जाएगी। अब कई बार ये जंक्शन इतने ज्यादा टाइट होते हैं कि कई बार ड्रग यहाँ से निकल भी नहीं पाती है। अभी आप देखोगे कि आप बैरियर जब आप पढ़ोगे ना कि, तो इतने स्ट्रॉन्ग बैरियर होते हैं, जैसे हमने ब्लड ब्रेन बैरियर पढ़ा होगा, ब्लड प्लेसेंटा बैरियर पढ़ा होगा। ठीक है, एक तरह से ब्लड टेस्टिस बैरियर होता है।
ठीक है। 6 तरह के बैरियर आपको पढ़ने हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी, ठीक है। तो कई बार जंक्शन जो होते हैं टाइट होते हैं, तो वहां से ड्रग जा ही नहीं पाती कई बार, ठीक है। तो हम देखेंगे आगे जाके। एंड द डिफाइंड एज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ड्रग थ्रू द जंक्शंस बिटवीन द जीआईटी एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल जो जीआईटी के एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना, उसके बीच में जंक्शन होता है, ठीक है। एंड दिस पाथवे इज माइनर इंपॉर्टेंट ऑफ द ड्रग एब्जॉर्प्शन। देखो ऑब्वियस बात है, यहाँ पे इतना टाइट जंक्शन है, तो ड्रग को ऑब्वियस बात है, कोई इतना मुश्किल रास्ते से कौन जाना चाहेगा, कोई हमेशा आसान रास्ते से जाना जाता है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया था पहले, ट्रांससेलुलर का बहुत ही इम्पोर्टेंट है ट्रांसपोर्ट के लिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फैसिलिटेट करता है ताकि ड्रग इजीली आपकी बॉडी में जा सके, ठीक है। अब यहाँ पे जंक्शंस में आप पढ़ोगे परमिएशन थ्रू द टाइट जंक्शन ऑफ द एपिथेलियल सेल्स, यहाँ पे देखोगे अभी, ठीक है। पर उसके बाद आप देखोगे परसॉर्प्शन, ठीक है। तो इसमें आप 2 चीजें पढ़नी है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है वेस्कुलर और यहाँ पे कार्पस्कुलर ट्रांसपोर्ट, और यहाँ पे इसको एंडोसाइटोसिस भी बोल देते हैं। तो 3 तरह से रखना। वेस्कुलर मैंने आपको बता दें क्यों बोलते हैं, आप इसको न्यूरॉन से कनेक्ट कर लेना। न्यूरॉन्स में वेसल्स होती हैं, वेस्कुल्स होती हैं, वेस्कुल्स के अंदर क्या होता है, आपका न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, तो आप यहाँ पे वेस्कुलर से आप कंटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है, देखो अब एंडोसाइटोसिस में सिंपल क्या होता है, 2 टर्म्स आती है। पहला है पिनोसाइटोसिस और दूसरा है फैगोसाइटोसिस। देखो पिनो से मतलब क्या समझ आ रहा है, पीना, ठीक है। इसमें आपको सेल ड्रिंकिंग करता है, तो पिनोसाइटोसिस में आपका क्या आएगा, सेल ड्रिंकिंग, ठीक है। इसको हमेशा लर्न रखना, सेल ड्रिंकिंग होगी इसके अंदर, यानी जो आपकी लिक्विड फॉर्म में जो होता है, फ्लूइड फॉर्म में होता है। इसमें आपका होता है सेल ईटिंग, ठीक है, सेल ईटिंग। क्योंकि फैगो तो आपको सबको पता होगा फैगो क्या होता है। और देखो ये भी एक तरह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें भी आपकी एनर्जी इस्तेमाल होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दीज आर ऑल्सो एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, ऑब्वियस बात है यहाँ पे एटीपी लगेगा ही लगेगा, ठीक है। एंड द इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ द सब्सटेंस विद इन द वेसिकल्स के अंदर आपका जो सब्सटेंस है वो आपका ट्रांसफर होता है, ठीक है। अगर आपको यहाँ से जैसे मान लो ये लेयर है, यहाँ पे इस लेयर से ये मान लो सब्जेक्ट कोई भी आपका सब्सटेंस है, इसको इधर जाना है, तो इस इधर जाने के लिए पहले यहाँ पे इसको वेसिकल में फॉर्म होना पड़ेगा। ये वेसिकल्स यहाँ पे जाएगी, इसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, ठीक है। तो एंडोसाइटोसिस के थ्रू आपके ब्लड में जाती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे हम शुरू से बात करने वाले हैं, एक एक को डिटेल में देखेंगे। अब देखो यहाँ पे आपका आता है पैसिव आता है, ठीक है। देखो ये क्लासिफिकेशन मत भूलना, पहले हम ट्रांससेलुलर के अंदर, अब हम बात करने वाले हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर में हम ये सब चीजें देखेंगे 1 by 1, ठीक है। उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेंगे, उसके बाद इसमें प्राइमरी सेकेंडरी सब देखने वाले हैं। तो सब हम डायग्रामेटिक चीजें देखने वाली हैं, ठीक है। देखो ज्यादा कुछ नहीं है। पैसिव में क्या होता है, पैसिव में आपको इसको नॉन आयनिक डिफ्यूजन में बोल देते हैं, ठीक है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो भी सस्ती चीज होती है ना, यानी जिसमें कोई पैसा नहीं लगता, तो ऑब्वियसली बात है उसकी तरफ सब भागते हैं, ठीक है। रिच फैमिली की बात तो अलग होती है, लेकिन यहाँ पे 90% ऑफ द ड्रग्स जो होती हैं वो यहाँ पे इस ट्रांसपोर्ट के थ्रू डिफ्यूज होती हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे डिफ्यूज होती हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहला पॉइंट ये है, इट इज द मेजर प्रोसेस ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द मोर देन द 90% ऑफ द ड्रग्स, ठीक है। 90% यहाँ से ड्रग एब्जॉर्ब होती हैं। अब इसमें सिंपल होता है, देखो अगर मान लो, देखो अगर आप इस डायग्राम में देखोगे ना, देखो यहाँ पे हाई ड्रग कंसंट्रेशन है और यहाँ पे लो ड्रग कंसंट्रेशन है। तो मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे ये आपका डाउन हिल ट्रांसपोर्ट है। देखो यहाँ पे 2 होते हैं, एक होता है डाउन हिल ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है अप हिल ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव और पैसिव कंसेप्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। सिंपल है, यहाँ पे अगर हाई पे है, मान लो यहाँ पे आप कोई भी बॉल रखते हो, ठीक है, तो बॉल नीचे जाएगी ना, नीचे जाएगा ना बॉल। अगर आप यहाँ पे बॉल रखते हो तो आपको ऊपर पहुंचाने के लिए आप इसको पुश करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा आपको, उसको मार के तब आप उसको ऊपर पहुंचा सकते हो। तो मारने के लिए जो एनर्जी यहाँ पे इस्तेमाल हुई है, तो ऑब्वियस बात है वो क्या है, आपकी एनर्जी है, यहाँ पे एटीपी लगेगा। तो यहाँ पे सिंपल, अगर आप कोई हाई ड्रग कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में पहुंचाना चाहते हो तो आपकी इजी चली जाएगी, तो आपको कोई भी इस पे वो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इधर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ऊपर पहुंचाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये आपको सिंपल बताया कि पैसिव डिफ्यूजन और एक्टिव डिफ्यूजन के बारे में थोड़ा डिफरेंशिएट किया है। पैसिव डिफ्यूजन को हम बोलते हैं डाउन हिल ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं अप हिल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन का जो है पॉइंट वो भी यहीं पे खत्म हो जाता है। आप देखो यहाँ पे एक तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो होते हैं, यानी आपको कोई भी यहाँ पे सब्सटेंस है, आप उस इधर पहुंचाना है आपको लो कंसंट्रेट, तो वो अपने आप डिफ्यूज हो जाएगा, तो आपको कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे वही सब लिखा हुआ है कि नो एनर्जी सोर्स इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इसका सब यहाँ पे इसमें फिक्स लो आता है, ठीक है। फिक्स लो जो है आपका फिक्स फर्स्ट लो ऑफ डिफ्यूजन यहाँ पे आता है, ठीक है। इसकी इक्वेशन आपको लर्न करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सिंपल आपको बताया कि हाई कंसंट्रेशन से आपको लो कंसंट्रेशन में आपका लग जाता है, ठीक है। और फिक्स लो में आपका सिंपल बस आपको इक्वेशन लर्न करनी है।
इसमें जो आपका डी क्यू है, डी क्यू आपका क्या, डी क्यू अपॉन टाइम, ये आपका टाइम दिया हुआ है, रेट ऑफ ड्रग डिफ्यूजन है, कितना रेट ऑफ ड्रग डिफ्यूजन हुआ है। और यहाँ पे डी आपको क्या दिया हुआ है, डिफ्यूजन कॉफिशिएंट है ऑफ द ड्रग का, ठीक है। ए आपका जो है यहाँ पे ए आपका सरफेस एरिया होगा, ठीक है, आपका एब्जॉर्बिंग मेम्ब्रेन का। उसके बाद आपका आता है KMV, ये आपका क्या होता है, पार्टीशन कॉफिशिएंट है, पार्टीशन कॉफिशिएंट ऑफ ड्रग बिटवीन द मेम्ब्रेन एंड द एक्वस फेस। उसके बाद आपका जो ये वाला पॉइंट होता है CGID, और यहाँ पे -C, ये आपका आता है डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन GIT फ्लूइड्स एंड द प्लाज्मा। और H आपका होता है थिकनेस कितनी है मेम्ब्रेन की, जितनी थिकनेस होगी जितनी लेंथ होगी ये भी आप करता है, ठीक है। तो आपका ये जो फिक्स फ्लो है आपको अगर लिखना है एग्जाम में लिख देना, वैसे इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक उसमें बुक में दिया होगा ये, ठीक है। अब ये जो आपका डायग्राम है एक हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन आपको दिखाया है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो एक्स्ट्रा सेलुलर में आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, और यहाँ पे आपका साइटोसोल है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है, यानी सेल के बाद जो फ्लूइड होता है, ठीक है, इसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोल देते हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं, देखो जो भी ड्रग आएगी वो आपका पहले एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आएगी, ब्लड से होकर आपकी कहाँ जाएगी, ब्लड से होकर कहाँ पे आएगी, आपकी इंट्रा सेलुलर सॉरी इंटरस्टिशियल में या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर आती है। अब यहाँ पे आगे बहुत सारी ड्रग इकट्ठा हो गई है, अब इसको यहाँ पे जाने के लिए क्या लगेगा, कुछ भी एनर्जी नहीं लगने वाली, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा हाई कंसंट्रेशन में है और जो लो कंसंट्रेशन में है, तो इधर धड़ाधड़ इधर जाएगी ड्रग आपकी, ठीक है। देखो पोर वाले में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पोर वाले मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, ठीक है। यानी सिंपल आपको क्या होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपको पोर ट्रांसपोर्ट दिया हुआ है, पोर ट्रांसपोर्ट में यहाँ पे सिंपल एक पोर है, यहाँ पे वाटर सोल्यूबल, देखो यहाँ सिंपल लिखा भी हुआ वाटर सोल्यूबल ड्रग्स और मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 100, जिसका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 100 है, जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, जैसे कोई यूरिया शुगर हो गया, ये सब आपका वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है, और खुद वाटर भी यहाँ से जा सकता है। तो वाटर के देखो सेल को मरना थोड़ी ना बिना वाटर के, उसको प्यास भी लगेगी सेल को, तो पीने के लिए पानी भी चाहिए, तो यहाँ से कहाँ से लेगा पानी, वो उसके लिए एक पाइप लगाया हुआ है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं पोर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इस पाइप के थ्रू यहाँ पे जाएगा आपका ड्रग सेल, जो भी आपका, ठीक है, मेन चीज हो गई ये आपका किडनी के अंदर मेनली देखने को मिलता है, किडनी लीवर वगैरह के अंदर ये सब मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट और बल्क फ्लो और फिल्ट्रेशन में हम बोल देते हैं, ठीक है। ड्राइविंग फोर्स ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है यहाँ पे, ऑब्वियसली बात है, हाइड्रोस्टैटिक यानी एक तरह से फ्लूइड का प्रेशर लगेगा, पानी का प्रेशर के थ्रू यहाँ से जाती है ड्रग। ऑस्मोटिक डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड द प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट इन द एब्जॉर्प्शन लो मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 100, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और यहाँ पे वाटर सोल्यूबल ड्रग जा सकती हैं, और यहाँ पे थ्रू द नैरो एक्वस फील्ड चैनल, यहाँ पे आपका यूरिया वाटर सोल्यूबल ये सब हो गया आपका। कुछ यहाँ पे आपके लीनियर कंपाउंड्स होते हैं ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट, इसका जो 14 डेल्टोन के आसपास होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो स्टेट चेन अल्केन्स होते हैं, ये सब यहाँ पे आपका जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ एक्सक्रीशन में रिमूवल ऑफ ड्रग, ठीक है, ये सब आपका साइबोस्पाइनल फ्लूइड, आपका एंट्री ऑफ द ड्रग इन लीवर, ये सब आपको यहाँ पे चलता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है आयन पेयर ट्रांसपोर्ट, ये भी आपका पैसिव डिफ्यूजन होता है, ठीक है, इसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे कौन कौन सी टाइप की ड्रग एब्जॉर्ब होती है, पहले तो जो क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड्स होते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिक दिया हुआ है, ठीक है, कि अगर ये पैसिव है तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पेसिफिक दिया होगा कि कौन कौन सी ड्रग जाती है, तो यहाँ पे क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड जाते हैं, ठीक है। तो क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड जो होते हैं, इसके आगे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, ठीक है। देखो आप इतना भी लर्न कर सकते हो, क्वाटनरी अमोनियम भी लर्न कर सकते हो, अगर आपको एग्जाम्पल के साथ देना है तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया आपको बेंजाल्कोनियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, थियोनियम आपका क्लोराइड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे सल्फोनिक एसिड जैसे सल्फोनिक एसिड वगैरह जो होती है, ये ड्रग भी जा सकती है यहाँ से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आपको ड्रग पहुंचानी है ब्लड के अंदर, ठीक है, आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ल्यूबिन से आपको ड्रग पहुंचानी है ब्लड के अंदर, तो यहाँ पे आपको क्या लगेगा, एक तरह से इन दोनों का कॉम्प्लेक्स बनते हैं, एक तरह से रिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स होता है, एक होता है इरिवर्सिबल, एक होता है रिवर्सिबल। यहाँ पे रिवर्सिबल ही बनाना है, रिवर्सिबल क्यों बनाना है, ताकि वो बाद में कॉम्प्लेक्स टूट सके, ठीक है। और यहाँ पे एक तरह से एंडोजीनियस एनायन होता है, जिसके साथ वो जुड़ता है, आपका ड्रग जुड़ेगा एंडोजीनियस एनायन के साथ, और जुड़ के आपका कहाँ जाएगा, ब्लड के अंदर जाने के लिए उसको टूटना ही पड़ेगा। जब वो टूट के वापस एंडोजीनियस जो आपका सब्सटेंस है वो दोबारा किसी और ड्रग को लेने चले जाएगा, और दूसरा जो होगा ड्रग आपकी वो आपके ब्लड में चले जाएगी। तो यहाँ पे रिवर्सिबल बॉन्ड बना रहे हैं आपस में, ठीक है। तो यहाँ पे रिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो आप बाद में जाके टूट के अलग हो जाएगा और आपके ड्रग में जो एक्शन होगा, ठीक है। तो हमें लिखा हुआ है एंडोजीनियस आयन आता है, उसको लेता है और उसको बाद ब्लड में छोड़ के आता है, ठीक है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे एक तरह से ना वो जो होता है ना कैब टाइप होती है, कैब आती है, फिर कैब उसको बिठा के उसकी जगह पे छोड़ के आती है, फिर कैब वापस किसी और को लेके जाती है, ऐसे करती जाती है, तो ऐसे कैब वाला सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट आपका यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। आप
this neutral complex have both the required lipophilicity as well as aqueous solubility of the passive diffusion and phenomenon is called as an ion pair transport. ठीक है, ion pair transport बोलते हैं. अब यहाँ पे आपको आता है जो आपका एक ड्रग होती है, हाइपरटेंशन ड्रग होती है, प्रोपिनोल जो होती है आपकी, ठीक है, बेसिक ड्रग दैट फॉर्म्स आयन पेयर. ये आयन पेयर किसके साथ बनती है? ये देखो यहाँ पे आयन पेयर यहाँ पे ओलिक एसिड के साथ बनता है. ठीक है, ओलिक एसिड जब ये पेयर बना के उसके बाद ये ड्रग को छोड़ के आती है, ठीक है, देन आपके वापस ये आ जाती है. अब देखो यहाँ पे एग्जांपल में आपको थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ल्यूमिन है. ठीक है, तो इस ल्यूमिन में आपका एंडोजीनियस, देखो यहाँ पे मेम्ब्रेन है ना, तो इस मेम्ब्रेन में एंडोजीनियस आयंस लगे होते हैं. यहाँ पे यानी एनायन है, यहाँ पे एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा. उसके बाद केटायनिक ड्रग आएगी आपके पास और नेगेटिव पॉजिटिव अटैच होंगे. ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनेगा. तो यहाँ पे एक न्यूट्रल आयन पेयर कॉम्प्लेक्स बनता है. जब ये बन जाता है, देखो ये एक तरह से कैब है और ये बंदा है जो उसके अंदर बैठ के जाएगा. ठीक है, अब ये आपस में जुड़ गया. अब यहाँ से ये पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू सिंपल जाएगा. ठीक है, पैसिव डिफ्यूजन यानी कोई एनर्जी नहीं लगी यहाँ पे. ठीक है, सिंपल कैब में बैठा और यहाँ पे इसने छोड़ दिया इसके ठिकाने पे. ठीक है, और यहाँ ब्लड में आने के बाद ये क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे. यानी इसका जो क्योंकि है रिवर्सिबल था यहाँ पे बॉन्ड इनका, टूट के जो आपका यहाँ पे एंडोजीनियस एनायन है वो आपका अलग हो जाएगा और यहाँ पे फ्री ड्रग फॉर्म में ड्रग रह जाएगी. ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा ट्रांसपोर्ट होता है. नेक्स्ट आपका आता है फैसिलिटेट डिफ्यूजन. फैसिलिटेट डिफ्यूजन में भी सिंपल क्या होता है? डाउन हिल ट्रांसपोर्ट होता है. मैंने आपको दिखाया था डाउन हिल ट्रांसपोर्ट क्या होता है. यहाँ पे एक तरह से डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है. ठीक है, और यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पैसिव प्रोसेस के थ्रू होती है. नो एनर्जीज एक्सपेंडिचर यानी खर्च करना. तो यहाँ पे कोई एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं होती. और सिंपल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पर लेकिन ये ना इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है. लिमिटेड इंपॉर्टेंट ऑफ द ड्रग एब्जॉर्प्शन है. ठीक है, यहाँ पे लिमिटेड है, जितना भी इंपॉर्टेंट नहीं है यानी लिमिटेड है. ये किसके लिए? इसका एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ, ग्लूकोज इनटू आरबीसी. आपके आरबीसी को भी ग्लूकोज चाहिए होता है, तो ऑब्वियस बात है ग्लूकोज को एंटर करने के लिए आरबीसी के अंदर इसी फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट का हम इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, इंटरसाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B1 B2 हो गया. ठीक है, और यहाँ पे एग्जांपल और भी आपको दिए हुए हैं, जैसे आपका जो आपने देखा हो रहा है देखो इंट्रिंसिक फैक्टर आपको पता है क्या होते हैं. आपका जो पेरेंटल सेल होता है ना, जो HCl बनाता है आपके स्टमक के अंदर, पेरेंटल सेल दो चीजें बनाती है. एक तो आपका HCl हो गया और दूसरा आपका इंट्रिंसिक फैक्टर बनाती है. इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करती है? यहाँ पे जो विटामिन B12 होता है इसको डिफ्यूज कराती है. एक तरह से क्या हो गया? पैसिव फैसिलिटेट डिफ्यूज हो गया. डिफ्यूजन एक तरह से प्रोसेस हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम्पल में ये भी पैसिव फैसिलिटेट डिफ्यूजन इज द GIT एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12. विटामिन B12 किसके थ्रू? यानी एक तरह से इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ये हेल्प करता है इस विटामिन B12 को अंदर जाने के लिए, आपकी एब्जॉर्प्शन कराने के लिए. अगर ये इंट्रिंसिक फैक्टर ना हो ना, तो यहाँ पे जो विटामिन B12 आपकी बॉडी में नहीं जाएगा. ठीक है, उसके बाद क्या होगा? आपको एनीमा हो जाता है. एनीमा क्या हो सकता है? यानी आपकी जो खून की कमी है वो हो सकती है यहाँ पे, अगर ये इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं अच्छे से रिलीज हुआ. ठीक है, और ठीक है, क्योंकि B12 आपका किस लिए इंपॉर्टेंट होता है? आपकी ब्लड के लिए होता है ना. तो यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं. ठीक है, देखो इंट्रिंसिक फैक्टर क्या एक तरह से ग्लाइकोप्रोटीन है, लिखा भी हुआ है देखो यहाँ पे, प्रोड्यूस बाय द गैस्ट्रिक पेरेंटल सेल के थ्रू यहाँ पे ये रिलीज होता है. ठीक है, एंड फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद द विटामिन B12. विटामिन B12 के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, देन हम उसको एब्जॉर्प्शन के थ्रू यानी सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर छोड़ जाता है. ठीक है, देखो एग्जाम्पल में देखो डायग्रामेटिक अगर आप देखोगे यहाँ पे आपका GIT ल्यूमिन है. ठीक है, GIT में आपको कुछ भी हो सकता है. स्टमक भी आपको GIT के अंदर आता है. ठीक है, आपका ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ये सब आपका GIT के अंदर आता है. अब देखो GIT के अंदर आपका ल्यूमिन है यहाँ पे, और देखो ये आपका कैरियर लगा हुआ है. कैरियर है इंट्रिंसिक फैक्टर आ गया, ये आपका पेरेंटल सेल ने रिलीज किया है. ठीक है, उसके बाद आपने विटामिन B12 खाया होगा कुछ भी फूड के साथ, तो यहाँ पे इसके साथ जुड़ेगा, ये पहले ही इसके साथ जुड़ेगा. ठीक है, उसके बाद कैरियर के साथ बाइंड होगा. तो ये तीनों चीजें आपस में बाइंड हो गई. देखो यहाँ पे आपका क्या हो गया? विटामिन B12, इंट्रिंसिक फैक्टर और कैरियर कॉम्प्लेक्स आपका. ठीक है, ये आपका कैरियर है, इस कैरियर के थ्रू यहाँ से जाता है, एक तरह से फैसिलिटेट कर रहा है इसको यहाँ पे पहुंचाने के लिए. तो ये आप क्या कर देगा? यहाँ पे इसको चिपका के तीनों को, मतलब इसको जो आपका विटामिन B12 है इसको क्या करेगा? आपके ब्लड के अंदर भेज देगा. अब देखो यहाँ पे जाएगा. अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया? जो आपका ये इंट्रिंसिक फैक्टर था इसको फ्री कर दिया और विटामिन B12 को भी फ्री कर दिया. ठीक है, ऐसे अपने ब्लड में बहता रहेगा. तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है इसका. ठीक है, इसको एग्जाम में जरूर बना के आना. तो यहाँ पे अगर आप बात करते हो ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट की, हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस हमने यहाँ पे चारों देख लिया हमने. ठीक है, पैसिव भी देख लिया, पोर डिफ्यूजन, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटर मेडिएटर डिफ्यूजन हमने देख लिया चारों. ठीक है, अब हम बात करने वाले एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस की. ठीक है, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी आता है. ठीक है, अब इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे.
अब देखो एक्टिव का मतलब ही क्या है, यहाँ पे आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, रिक्वायर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी की फॉर्म में आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म आर द फर्दर सब डिवाइडेड इनटू अ, दो पार्ट में डिवाइड है। पहला आपका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी में क्या होता है, देखो प्राइमरी में क्या होता है, सिंपल आपका डायरेक्ट एटीपी रिक्वायरमेंट होता है, यहाँ पे डायरेक्ट एटीपी इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज अ प्रोसेस वेयर द डायरेक्शन एटीपी रिक्वायर्ड, ठीक है। सो डायरेक्ट एटीपी रिक्वायर, यहाँ पे सिंपल ये चीज रखना, डायरेक्ट एटीपी रिक्वायर होता है और सेकेंडरी में इनडायरेक्ट एटीपी रिक्वायर होता है, ठीक है। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को टू पार्ट्स में आगे फर्दर डिवाइड किया है, ठीक है। अब पहला आपके पास आता है, देखो ये थोड़ा सा लाइनिंग रह गया, इसको मतलब करने से पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूनिपोलर होता है, ठीक है। यूनिपोलर यानी एक ही डायरेक्शन में जाता है आपका जो भी जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे आपका देखो, ये आपका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। प्राइमरी में आपका एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और सेकेंडरी में क्या होता है, देखो सेकेंडरी यानी दो, सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, यानी दो दो से आप इसको कंपैरिजन कर सकते हो, लेकिन इसका दो का मतलब नहीं है यहाँ पे, यानी मतलब कपल्ड है यहाँ पे। कपल्ड कैसे, तो कपल क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कपल दो दो जा रहे हैं, दो दो फॉर्म में। देखो या तो ये क्या कर सकते हैं, एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं, देखो यहाँ पे एरो जो दिया हुआ है एक ही डायरेक्शन में दिया हुआ है, और यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में दिया हुआ है। या तो यहाँ पे सिम्पोर्ट यानी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, या दूसरा हो सकता है एंटीपोर्ट यानी एक डायरेक्शन में इधर एक दूसरा इधर, यानी एक एक अंदर लेके जा रहा है दूसरा बाहर लेके आ रहा है, और यहाँ पे दोनों अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो इन्होंने तो डायरेक्ट एनर्जी इस्तेमाल कर ली, इन्होंने इनडायरेक्ट फॉर्म में किया है। देखो यहाँ पे दो जा रहे हैं, यहाँ पे एक एटीपी के साथ दो दो इकट्ठे जा रहे हैं, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एटीपी इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टू पार्ट्स में इसको फर्दर सब क्लास किया, सब डिवाइड किया है। पहला आपका आता है आयन ट्रांसपोर्टर। आयन ट्रांसपोर्टर में यहाँ पे क्या होता है, इसमें आपको जो भी आयन होते हैं, ठीक है, वो आपके ट्रांसफर होते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग आयन इन और आउट ऑफ द सेल, ठीक है। आपकी जो सेल है उसमें से आपको जो आयन है वो बाहर भी आ सकते हैं, अंदर भी जा सकते हैं, ठीक है। एटीपी ड्राइवर द पंप इज, जैसे आपको प्रोटॉन पंप इनिबिटर हो गया ना, जो एसिड के लिए बनते हैं, ठीक है। जो आपके पेरेंटल सेल होते हैं ना, पेरेंटल सेल में आप देखना हाइड्रोजन बाहर आता है, प्रोटॉन बाहर आते हैं। प्रोटॉन पंप आपने पढ़ा होगा, प्रोटॉन पंप क्या करते हैं, जैसे पेरेंटल सेल है, इस पेरेंटल सेल से हाइड्रोजन जो है आपके बाहर आते हैं, ये प्रोटॉन हो गया आपके, और बाहर HCl होता है, दो HCl मिलकर आपका क्या होता है, एक तरह से HCl फॉर्म हो जाता है, तो एसिडिफिकेशन के लिए यहाँ इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। एक तरह से प्रोटॉन जो है वो एक तरह से आयन ही तो है, जैसे सिंपल आयन के बारे में बात की यहाँ पे। उसके बाद ये ऑर्गेनिक केटायनिक ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, यानी यहाँ पे इसका कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। ये आप स्टैटिन वाला एग्जांपल है, एक बार देख लेना। और दूसरा आपका आता है एबीसी। एबीसी क्या होता है, एटीपी। एटीपी जो है एक रिप्रेजेंट कर रहा है बाइंडिंग बी, जो आपका ये है कैसी जो है आपका सी को, यानी एबीसी ट्रांसपोर्टर्स को बोलते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टिंग जो स्मॉल फॉरेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे आपको ड्रग टॉक्सिन्स हो गया, स्पेशली उनको सेल से बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। तो सेल से बाहर निकाल रहे हैं, टॉक्सिन्स को हम सेल के अंदर थोड़ा रखेंगे, सेल के करता है टॉक्सिन्स को बाहर फेंक देते हैं, और ड्रग्स को भी बाहर फेंक देते हैं जब उसको इस्तेमाल हो जाता है। तो यहाँ पे हम सेल्स को आउटसाइड यहाँ पे फेंक रहे हैं, ठीक है। देखो सेकेंडरी में आपको समझ आ गया होगा कि इसमें हम इनडायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो द प्रोसेस देर इज नो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी, यहाँ पे हम डायरेक्ट एटीपी इस्तेमाल नहीं करते। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्टिंग द आयन एट ट्रांसपोर्ट ऑफ द अनदर आयन एंड मॉलिक्यूल्स, देखो यहाँ पे हम दूसरे, जब दूसरा जा रहा था ना उसकी एनर्जी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था ना अभी, जब ये वाला जा रहा था ना इसकी एनर्जी को हम इस्तेमाल करके दूसरे लेवल को भेज रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एनर्जी यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। तो इसको हम देखो एक होता है को ट्रांसपोर्ट, होता है इसको हम कपल ट्रांसपोर्ट भी बोल देते हैं। कपल ट्रांसपोर्ट और को ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखो यहाँ पे सिम्पोर्ट में जो इसको हम बोलते हैं, देखो सिम्पोर्ट में सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। इसको हम को ट्रांसपोर्ट और कपल ट्रांसपोर्ट भी बोल देते हैं। और दूसरा आपको होता है अनदर, सॉरी आइदर इट इज इन द सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। दो डायरेक्शन हो सकता है, सेम में और अपोजिट में। अब देखो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट में को ट्रांसपोर्ट मैंने आपको बता दिया, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट होता है, ये आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आपका आखिरी है वो है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का हम इसको वेस्कुलर भी बोल देते हैं, वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट और कार्बस्कुलर ट्रांसपोर्ट हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो दो तीन नाम से आता है। अब इसमें सिंपल क्या होता है, देखो अगर आप देखोगे ना, अभी ये सिंपल पहले तो किस लिए होता है ये, यहाँ पे जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ठीक है, जो इजीली, जैसे मान लो इतना कोई काफ़ी बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है, अगर उसको ब्लड में पहुंचाना है तो वो कैसे जाएगा, जैसे प्रोटीन हो गया आपका, वो बड़े माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो कैसे पहुंचाओगे उसको आप, ऑब्वियस बात है उसको एंडोसाइटोसिस के थ्रू पहुंचाओगे। तो एंडोसाइटिक
अपटेक ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल। सिंपल है, हमें लिखा हुआ है मैक्रोमोलिक्यूल्स है। मैक्रोमोलिक्यूल्स यहाँ पे आपका एक तरह से वेसिकल्स फॉर्म कर रहे हैं। देखो यहाँ पे इसने इनगल्फ कर लिया। इनगल्फ यानी एक तरह से निगल लेना, ठीक है, खा लेना किसी चीज को। तो प्रोसेस ऑफ इनगल्फिंग, इन्होंने पहले इसको इनगल्फ किया। इनगल्फ करने के बाद यहाँ पे एक तरह से वेसिकल्स बनी, वेसिकल्स फिर यहाँ पे एंडोसाइटोसिस हो गया, ठीक है। एंडोसाइटोसिस यहाँ पे ब्लड में हुआ, ब्लड में गई और ब्लड में मूवमेंट करने लगी ड्रग, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल वही लिखा हुआ है, इट इज अ माइनर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म व्हिच इन्वॉल्व्स द इनगल्फिंग एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल व्हिच इज सेगमेंटेड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। नहीं, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पे इनगल्फ हुई वो, ठीक है, उसको सेल मेम्ब्रेन एंड द फॉर्म द सेक्यूल। सेक्यूल क्या होता है? वेसिकल्स को हम सेक्यूल बोल रहे हैं। जो वो सेक्यूल बनी थी ना गोल गोल, जिसके अंदर आपकी मैक्रोमोलिक्यूल बंद हो गई थी, उसको हम बोलते हैं सेक्यूल या वेसिकल्स। वेस्कुलर, उसके बाद यहाँ पे कार्पल, उसको हम कार्पिकुलर और वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट भी बोल देते हैं। द फिनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेलुलर अपटेक ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स। न्यूट्रिशन आपका फैट हो गया, स्टार्च हो गया, ऑयल सोल्यूबल विटामिन्स हो गए, ठीक है, ए बी सी ए डी ई और के विटामिन स्पेसिफिकली, ठीक है। वाटर सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं, जैसे आपका B12 हो गया, ठीक है। ड्रग्स जैसे लाइक इंसुलिन आपका जो होता है, इंसुलिन क्या होता है? प्रोटीन होता है, ठीक है। ये भी एंडोसाइटोसिस के थ्रू आपके ब्लड में जाता है। देखो जो आपकी आपके लिपिड्स फैट्स वगैरह होते हैं ना, ये आपकी ज़्यादातर लिम्फेटिक सर्कुलेशन में जाते हैं। लिम्फेटिक सर्कुलेशन, आपने लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ा होगा ना, उसके अंदर ये आता है। तो यहाँ पे सिंपल जो होता है, इट इज अनदर सिग्निफिकेंट ऑफ द प्रोसेस इज दैट द ड्रग इज एब्जॉर्ब्ड इनटू अ लिम्फेटिक सर्कुलेशन। आपका ब्लड सर्कुलेशन अलग होता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन हम उसको बोल देते हैं, लिम्फेटिक सर्कुलेशन अलग होता है। तो लिम्फेटिक सर्कुलेशन में आपके जितने लिपिड्स वगैरह होते हैं ना, वाइट, ठीक है, ये सब आपके लिम्फेटिक सिस्टम में जाते हैं, लिम्फेटिक सर्कुलेशन में जाते हैं। और यहाँ पे देयर बाईपास, फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म के थ्रू ये होते हैं, ठीक है। अब इसको टू पार्ट मैंने बताया था, दो तरह के होते हैं, एक होता है पिनोसाइट और एक होता है फैगोसाइट और पिनोसाइट। पिनोसाइट में आपका सेल ड्रिंक कर रहा है, आप टेक ऑफ द फ्लूइड सोल्यूट हो रहे हैं, ठीक है। और आपका जैसे ऑयल हो गया, वो ऑयल क्या होता है आपका? ऑब्वियस सी बात है, ऑयल आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। और आपका फैट एक तरह से घी जो होता है, ठीक है, सॉलिड आप बोल सकते हो, सेमी सॉलिड, ठीक है। और देखो यहाँ पे फैगोसाइटोसिस मैंने आपका ईट कर रहा है, सेल ईट कर रहा है, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन आप टेकिंग इन द सॉलिड पार्टिकल्स। तो यहाँ पे आपका मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन टॉपिक खत्म होता है। आई होप ये आपको समझ आया होगा कि मैंने पूरी डिटेल में आपको छान के ये वीडियोस बनाई है यहाँ पे, ठीक है। मैंने एक एक चीज़ पढ़ी थी यहाँ पे, जब इसको बनाने से पहले एक एक चीज़ बुक से भी पढ़ी थी मैंने, ठीक है। और भी मतलब जहाँ से जैसे स्लाइड शेयर कई बच्चे इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से मैंने प्रेफर किया कि ज़्यादातर बच्चे वहीं से पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, आपको वहाँ पे दिया तो होता है लेकिन कोई समझाने वाला नहीं होता। तो आई होप जो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एफर्ट लगा है, आपको अच्छा लगा होगा, आपको कुछ समझ भी आया होगा यहाँ पे। अगर आपको कुछ भी लगता है ना कि यहाँ पे कुछ मिस हो गया है या कोई टॉपिक यहाँ पे डिटेल में नहीं बताया, तो ऑब्वियस सी बात है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। और नोट्स के लिए मैंने आपको बताया हो कि नोट्स के लिए टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप वहाँ पे ज्वाइन करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे आपको एक तरह से PDF फॉर्म में जो भी नोट्स होंगे, वीडियोस होंगे, वहीं पे सब अपडेट होते रहेंगे, ठीक है। वहीं से आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाओ और PDF फॉर्म में डाउनलोड आप नोट्स कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।